स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हम ऑनलाइन आपको हिंदी का सब्जेक्ट जो है लेखपाल की वैकेंसी में आप देखे होंगे कि जो भी लेखपाल की वैकेंसी में आप जो भी देखे होंगे तो आपको हमने कल सिलेबस के बारे में बताया और उसमें सभी टॉपिक का जो आप देखे होंगे मार्क जो है और क्वेश्चन समान है। 25 नंबर का अगर हिंदी है तो 25 नंबर का गणित है और 25 नंबर का ही क्या है आपका जीके है और 25 नंबर का ग्राम समाज एवं विकास। ये आपके सभी टॉपिक जो है समान है। इसका ये मतलब है कि हमें जितना मेहनत हिंदी में करना है उतना ही मेहनत हमें मैथ में करना है और उतना ही मेहनत हमें जीके में करना है। लगभग समान मेहनत, समान अंक और समान क्वेश्चन। इसलिए हमारा प्रयास सभी पे भरपूर रहेगा और किसी पे ऐसा नहीं है कि सोचना नहीं है कि इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे उसको हम ज्यादा कवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जितना टॉपिक आप कवर करते हैं उतने अच्छे आपके मार्क आएंगे। इसलिए हम पहले चलते हैं हिंदी, और बहुत ही आसान टॉपिक है और इतना ये सभी को पता है कि हिंदी से हमारा जुड़ाव बहुत ही पहले से है। बचपन से जब हम पैदा होते हैं शायद पहला शब्द हमारा जो होता है वो हिंदी का ही होता है। और पहला शब्द कोई कहे कि शुरुआत किससे होता है, अगर हम जानते हैं कि हमारी एक भाषा है, हिंदी क्या है, भाषा है, भाषा। लेकिन जो शुरुआत के शब्द होते हैं, जब बचपन में हम शब्द बोलते हैं तो हमारा शब्द जो होता है अ निकल के आता है। मतलब जब रोने की आवाज सुनिए मतलब जिस तरीके से आप रोएंगे बच्चों के चिलचिलाहट को या उसके रोने की आवाज आप सुने होंगे तो पहला शब्द अ शब्द उसके जुबान से निकल के आया है। इसीलिए कहा गया है कि जो भाषा का या हिंदी भाषा का पहला वर्ड जो होता है वह स्वर है, उसके बाद ही व्यंजन आएगा। ये सिद्धांत जो है हमारे द्वारा ही बनाया गया है, कोई वैज्ञानिक कोई इसमें कवि या कोई शास्त्री नहीं आया है, बल्कि ये आप सबसे हमसे ये हिंदी का उच्चारण, हिंदी का जो है जनक कहा जाए तो हिंदी का जनक जो है संस्कृत से लिया गया है। हिंदी का अगर कोई किसी भाषा का कोई रूपांतरण है तो संस्कृत का है। संस्कृत जो है इसकी जनक है, किसकी, हिंदी का। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि हिंदी हमारा टॉपिक क्या है। हिंदी में आपको पढ़ना है, लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों और चाहे वो इंटर के बच्चे हों, सबके लिए हिंदी समान रूप से है। किसी प्रकार की कोई अलग इसमें सब्जेक्ट किसी को नहीं मिलेगा, यही सब्जेक्ट हर टॉपिक में है। तो हिंदी की शुरुआत हम कहते हैं, हिंदी एक भाषा है, तो अगर माना जाए तो भाषा ही पहला टॉपिक है। तो भाषा किसे कहते हैं अब इसके बारे में हम जानते हैं। सभी को पता है कि ये भाषा है और आप बोलते भी होंगे, लेकिन हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों का अभिव्यक्ति, विचारों का अभिव्यक्ति, विचारों का अभिव्यक्ति ही क्या है, भाषा है। या विचारों का अभिव्यक्त करना, विचारों को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भाषा है। तो ये भाषा का परिभाषा है, बहुत छोटा परिभाषा। हम इसलिए छोटे परिभाषा से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी यह शब्द लिख देंगे तो वो पूरे परिभाषा का मूल रूप यही है। तो विचारों को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भाषा। या विचारों का अभिव्यक्ति ही क्या है, भाषा है। या आप कह सकते हैं विचारों को अभिव्यक्त करना ही क्या है, भाषा है। ये आप इसको लिख लीजिए, भाषा हेडिंग डालिए, उसके बाद इसका परिभाषा लिख लीजिए, विचारों को अभिव्यक्त करना ही, विचारों को अभिव्यक्त करना ही भाषा है। दोनों में से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान। हम जो भी हिंदी में टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें कोई भी बहुत ही स्ट्रांग या बहुत ही लेंदी परिभाषा हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे जब सब्जेक्ट में आएगा, जब हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है तो यही पूछा जाता है भाषा क्या है। 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा तो कहा जाएगा यह वर्ड की सबसे छोटी इकाई है।
एक ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन ये दे देगा कि यह जो है व्यंजन का दूसरा रूप है, या यह व्यंजन की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि है, या कहा जाएगा विचारों को अभिव्यक्त करना ही, बस लिख दिया जाएगा विचारों को अभिव्यक्त करना। अब आप जानते ही हैं कि अगर आप परिभाषा को पढ़े हैं, समझे हैं, तो बिल्कुल आप किसी प्रकार से गलती नहीं करेंगे और ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विचारों को अभिव्यक्त करना। क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। पूर्ण रूप से आप समझ चुके होंगे। और ये विचारों का अभिव्यक्त करना, ये क्या क्या बोला जा रहा है, विचारों को अभिव्यक्त करना मतलब जो हमारे विचार हैं, मैं किसी और से कहूंगा, आपके विचार हैं वो दूसरों से कहोगे, यही एक दूसरे के विचार जो एक दूसरे के पास रखे जा रहे हैं, यही भाषा है, यही भाषा का मार्ग है। अब अगर इतना समझ में आ गया है, नोट कर लिए हैं, तो हम आगे चलते हैं। कैसे प्रश्न बनेगा मैं उसका प्रारूप बता दिया हूं कि प्रश्न हमेशा बना है और आएगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। हिंदी का हर एक टॉपिक में आप प्रश्न खोज सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। और मैं यही नहीं कहूंगा कि हिंदी में ऐसा है, आप जिस टॉपिक को पढ़िए उसमें खुद प्रश्न बनाइए। अगर ऐसा क्षमता अगर आपके अंदर आ गया तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि आप कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, आप उस लेखाधिकारी वो जो पेपर निरीक्षक बनाते हैं, परीक्षक लोग बनाते हैं, उनसे पहले ही प्रश्न आप बना के अपने कॉपी पे नोट करके रखे रहेंगे। और जैसे ही प्रश्न आएगा आपको समझ में आएगा कि ये तो प्रश्न मैं खुद बनाया था। इसलिए आप जो भी टॉपिक पढ़िए उस पे प्रश्न जरूर बनाइए। 2-4 प्रश्न अपने से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और वो टॉपिक भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अब समझिए भाषा। भाषा को हमने बताया कि ये विचारों को अभिव्यक्त करना ही भाषा है, लेकिन इसके माध्यम है, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है कि किस किस प्रकार हम इसको व्यक्त कर सकते हैं सामने। जैसे होता नहीं कि हम लिख के व्यक्त कर दें। चलिए हम बताते हैं, हम हमारी कुछ बात है, आप दूर हैं, हम लिख के आपको भेज दिए, तो एक लिखित माध्यम हो गया। और दूसरी बात, कभी कभी देखिए इशारों में बात किया जाता है। जैसे मैं कहूंगा, थोड़ा सा मैं इधर इशारा किया तो आप समझ जाएंगे मुझको जाने को कह रहे हैं, या मैं कहूंगा तो आपके दिमाग में हो जाएगा कह रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे देखो, व्हाइट बोर्ड पे देखो। जैसे मौन भाषा, इसी को कहते हैं मौखिक संकेत के माध्यम से। जैसे मैं इधर संकेत किया, उधर संकेत किया, कोई आ गया तो मैं कहा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संकेत की भाषा है। और एक प्रकार से और होता है वो मौखिक, जब मैं आपसे केवल ऐसे आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करूं, आपसे प्रश्न पूछूं, आप हमसे प्रश्न पूछिए, इस तरीके के जो विचार होंगे वो कौन से भाषा में आ जाएंगे, मौखिक। इस प्रकार से भाषा 3 प्रकार के होते हैं, भाषा के 3 माध्यम होते हैं। भाषा के 3 माध्यम होते हैं। पहला है लिखित भाषा। 3 माध्यम होते हैं या 3 प्रकार के भाषा होते हैं। माध्यम मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि ये माध्यम है बोलने के। लिखित माध्यम हो सकता है, मौखिक और सांकेतिक। अब आप जानते हैं, इसको आप खुद परिभाषित कर सकते हैं लिखित भाषा क्या है। जब हम विचारों को लिखकर प्रकट करें या अभिव्यक्त करें तो क्या कहलाएगा, लिखित भाषा। तो आप लिख सकते हैं परिभाषा में, विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा कहलाता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी चीज को रटने का प्रयास मत करिएगा, बहुत ही सरल है। हिंदी हमारे जुबान पे है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप रटेंगे। बिल्कुल आप स्पष्ट जान रहे हैं, विचारों को अभिव्यक्त करना भाषा है। अगर हम लिखित माध्यम में करें तो लिखित भाषा, अगर हम मौखिक रूप में करें तो मौखिक भाषा, अगर हम संकेत के रूप में करें तो सांकेतिक भाषा। बहुत ही सरल है, किसी प्रकार के इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि लिखित भाषा के उदाहरण कौन से हो सकते हैं,
अब आपसे पूछा जाए लिखित भाषा के उदाहरण कौन से हैं, तो अक्सर जब प्रश्न बन के आएगा तो वो केवल ऐसे ही बन के आएगा, दे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा चिट्ठी, पत्र लेखन, यही सब हैं और आदि बहुत आप लोग सोच सकते हैं, बहुत चीजें हैं। तो जिस तरीके से आप केवल लिखने के माध्यम से अगर कोई चीज व्यक्त कर रहे हैं तो लिखित भाषा है। ये एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये किस प्रकार के भाषा हैं या कौन सा ये भाषा की किस माध्यम से, कौन से माध्यम है, तो आपको दे दिया जाएगा। एक दिया जाएगा साक्षात्कार, साक्षात्कार। दूसरा दे दिया जाएगा आपको रेड लाइट, रेड लाइट जो लगाए जाते हैं सड़क पर, रेड लाइट सड़क पर, ऐसे दे दिया जाएगा कि रेड लाइट जो सड़क पे दिखाए जाते हैं वो कौन से हैं। फिर आपको दे दिया जाएगा पत्र लेखन, फिर आपको बोल दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। अब आप समझ जाएंगे, अगर पूछा है कि लिखित माध्यम से लिखित भाषा कौन सी है तो आप तुरंत बता सकते हैं पत्र लेखन एक लिखित माध्यम है, जबकि ये साक्षात्कार को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। ये इंटरव्यू आप जानते हैं मौखिक होता है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप उनका जवाब देंगे। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जिसको हमें ऐसा लगता है कि ये मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, वास्तव में ऐसा ये प्रश्न रहता है। आप जरूर इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर इसमें लिखित मतलब क्या है, लिखित तो ये भी तो लिखा हुआ है। लेकिन एक सोच की बात है कि अब प्रश्न अगर सामने आ जाता है और इस टॉपिक पे अगर हम पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल ये जान लीजिए कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसके बाद दूसरा है, वैसे तो आप लोग अब तीनों को लिख लेंगे लेकिन हम लिखा देते हैं। दूसरा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, आइए मौखिक भाषा क्या है, कुछ नहीं, जैसे आप लिखित भाषा को परिभाषित किया वैसे मौखिक भाषा को परिभाषित कर दीजिए। विचारों को मुख के द्वारा आप लोग इसको परिभाषा को लिख लीजिए। परिभाषा आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक माध्यम है तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको बताना है, किसी से अभिव्यक्त करना है तो आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे, बस इसी की जरूरत है। मौखिक भाषा, जिसका एक एग्जाम्पल है साक्षात्कार। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में, इंटरव्यू। आप हमेशा देखे होंगे कि ये जो माध्यम होता है वो हमेशा मौखिक माध्यम के द्वारा हम अपने क्या करते हैं, प्रश्नों का जवाब और आंसर, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर हम देते हैं। तो ये मौखिक भाषा हुआ। तीसरा है, तीसरा प्रकार आप जानते हैं, बताया गया है सांकेतिक भाषा। क्या है, सांकेतिक भाषा। किसी चीज को पढ़ने से पहले उसको सही उच्चारण में बोलना जरूरी है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसको सही ढंग से पढ़ना सीखिए। अगर उच्चारण नहीं सही हुआ तो आप उस चीज को याद नहीं कर पाएंगे। जैसे सांकेतिक भाषा, अब इसमें शब्द में ही छुपा है कि संकेत के माध्यम से अगर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसको कौन सी भाषा कहेंगे, सांकेतिक भाषा। तो कहेंगे विचारों को, सबका एक ही थीम लीजिए कि विचारों को संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना।
करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा में हम इसको जवाब देंगे, बहुत ज़्यादा डीपली या बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप अपने ही विचारों से परिभाषा बनाया करिए, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखा हूँ वही 100% है। अगर आपको लगता है कि आप किस तरीके से सरल ढंग से किसी को बता सकते हैं तो आप उसी माध्यम से बताइए। हमारा जो था कहना, विचारों को संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही अब सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब अगर इसका उदाहरण हम समझे तो आप देखे होंगे सड़कों पर क्या है, रेड और ग्रीन लाइट का जो संकेत मिलता है। देखा इसे क्या खोल देंगे। उसके बाद एक और है, जैसे जब चौराहे पे पुलिस खड़े रहते हैं तभी आप देखे होंगे ना कि हमेशा सीटी बजा के एक हाथ देते हैं तो उसको हमें रुकना पड़ता है। तो आप बता देंगे चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। ठीक, आप देखे होंगे कि पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो भी संकेत के माध्यम से ही हमें बताता है, न कि वो आवाज दे के हमें नहीं कभी कहा है कि रुक जाओ। जब भी वो कहा है बस इस तरीके से इधर से ऐसे बुलाया है तो हम समझ गए ये वाले नहीं आएंगे, इस साइड के लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो यही है सांकेतिक भाषा। तो तीनों भाषा को आप समझ गए होंगे। पहली बात हमने बताया कि भाषा क्या है, विचारों को अभिव्यक्त करना ही भाषा है। विचार क्या है, एक दूसरे से जो विचार उत्पन्न होते हैं, हम एक दूसरे में जो प्रकट करते हैं वही विचार है। उसके बाद ये 3 प्रकार से होते हैं या 3 प्रकार के माध्यम से इनका संकलित किया गया है। जैसे कि कहा गया कि पहला है लिखित भाषा, जो लिखित माध्यम से हम अगर प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपनी भाषा को तो लिखित भाषा, और अगर मुख के द्वारा हम अगर अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा, और संकेत के माध्यम से अगर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो क्या हो गया, सांकेतिक भाषा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है सबको ये बात याद हो चुका होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम स्पष्ट कोई चीज पढ़िए और उसको बिल्कुल यहीं पर याद रखिए। जरूरी नहीं कि हम घर पे जाएंगे तभी इस चीज को पढ़ेंगे, आप तुरंत देखिए, तुरंत समझिए और तुरंत इस चीजों को गहन अध्ययन करके समझ जाइए कि हमसे प्रश्न क्या बनाने वाले हैं, क्या इसमें प्रश्न बन सकता है। आप खुद माइंड से अपने सोचिएगा, आप इस पर एक एक प्रश्न जरूर बना लीजिएगा, हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न बनाइएगा कि मौखिक भाषा से, सांकेतिक भाषा से और आपका लिखित भाषा से। एक एक प्रश्न अपने जहां आप इसको लिखेंगे एक प्रश्न वहां पर ऐसे बना के आप खुद अपने भाषा में उसका प्रश्न लिख लीजिएगा और उसका 4 ऑप्शन बना के सही का निशान लगा लीजिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये जान लीजिए कि आपसे बेटर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। हमारी कमी यही है कि हम दूसरों के प्रश्न का इंतजार करते हैं, खुद प्रश्न क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं न कहीं हमारा प्रश्न गलत ना हो जाए। जबकि देखेंगे यही प्रश्न जो आप बनाएंगे यही आपके एग्जाम में आएगा। सोचिए अगर आप वही प्रश्न बना ले रहे हैं तो आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। तो अब चलिए हम देखते हैं, ये भाषा था, हिंदी एक भाषा है। भाषा हमारे भारत में 22 प्रकार की भाषाएं हैं। आपको पता होगा संविधान में 22 प्रकार की भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से आपका हिंदी भी है। और आपको सोचनी बात लगेगी कि अंग्रेजी हमारा एक भाषा नहीं है। 22 भाषा में अंग्रेजी भाषा को मान्यता नहीं मिला है, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो अंग्रेजी को अपना राज्य की भाषा बनाए हुए हैं। ऐसे राज्य आपको मिलेंगे जैसे नागालैंड आप जाएंगे राज्य में तो वहाँ राज्य की भाषा अंग्रेजी है, ना कि हिंदी। वहाँ लोग अंग्रेजी बोलते हैं बचपन से ही। और ऐसे ही एक राज्य और बना मेघालय, ये भी अपने भाषा को, राज्य की भाषा को अंग्रेजी माना है। लेकिन इस 22 भाषा जो हमारे संविधान में जिसको मान्यता मिली है उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। इसलिए हमें समझना होगा, अगर कोई पूछता है हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं तो आप 22 भाषा बताएंगे। 22 भाषा की मान्यता मिली है। और भाषा के कितने प्रकार हैं या कितने माध्यम हैं तो आप 3 माध्यम बताएंगे, एक बताएंगे लिखित माध्यम, एक मौखिक, एक सांकेतिक। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके सब्जेक्ट की चीजें हैं। अभी हम हिंदी के कुछ परिचय के बारे में बताएंगे, लेकिन बाद में बताते हैं, आपके टॉपिक में नहीं है इसलिए मैं इसको
उसका जिक्र नहीं किया हूँ, लेकिन जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि आपको जरूरी है इस चीज़ों के बारे में जानना। तो हम थोड़ा सा समझते हैं। अब हमारी जो हिंदी की मूलभूत रूप है, जहां से हमें प्रश्न ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनेंगे, उस टॉपिक पे हम चलते हैं। वर्ड। वर्ड इससे पहले, वर्ड से पहले आपकी बात आती है ध्वनि। अब इसको भी परिभाषित करना बड़ा सोचनी बात होती है कि ध्वनि क्या है। अब आप कहेंगे जो हम बोलते हैं वही ध्वनि है। सही है, बात सही है, लेकिन मुख के द्वारा जो हवा निकलती है, मुख के द्वारा जो हवाएं निकलती हैं वही ध्वनि है। तो ये परिभाषा बहुत ही मायने नहीं रखता है, ना ही इसे पूछा जाता है, लेकिन इतना जानना है कि ध्वनि है क्या। जो भी आपके जुबान से, मुख से हवा निकल जाए वही आपका ध्वनि है। जैसे आप सीटी बजाते हैं, वो भी कहते हैं कोई ध्वनि निकाल रहा है, तो वो ध्वनि क्या है? सीटी का निकलना वो केवल एक वायु का आगमन है। वायु जब आप क्या करते हैं, वायु को जब संकुचित मात्रा में निकालते हैं तो उससे सीटी बन के निकलता है। तो केवल मुख से वायु का निकलना, मुख से वायु का निकलना ध्वनि कहलाता है। ध्वनि कहलाता है। लिख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम आप लिखते चलिए। ध्वनि जो है मुख से वायु का निकलना, यह ध्वनि कहलाता है। केवल छोटी छोटी परिभाषा याद करेंगे क्योंकि हमें केवल सैद्धांतिक रूप से जानना है कि है क्या। बस मुख से जो वायु निकलता है वही ध्वनि है। अब हम आते हैं, बात हमारी वर्ड पे आती है कि अखंडित ध्वनि। अखंडित कहीं कहीं आप देखेंगे तो अखंडित ध्वनि भी लिखा रहेगा। मतलब वर्ण को हम खंड नहीं कर सकते, वर्णों का खंड हम नहीं कर सकते। इस बात को आप जरूर लिख लीजिएगा। वर्ण क्या होता है? अखंडित ध्वनि होता है। ऑप्शन में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, वर्ण है, वर्ण क्या है? 4 ऑप्शन बना दिया गया कि वर्ण खंडित ध्वनि है। खंडित ध्वनि। उसके बाद बोला गया वर्ण जो है वह स्वरों द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा और इसमें रहेगा अखंडित ध्वनि। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आप क्या लगाएंगे? अखंडित ध्वनि। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, वरना ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है, लेकिन इस शब्द को कोई बताया नहीं था, इसलिए बहुत लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया। जबकि सबसे छोटी इकाई कहने का अर्थ ही है कि अब इससे छोटी इकाई हो ही नहीं सकता। इकाई का मतलब होता है टुकड़ा, इकाई का मतलब ही होता है एक, इससे छोटा कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए अखंडित कहा गया, ये अखंडित ध्वनि है। ये समझ में आ गया? चलते हैं आगे। लिख लिए सब लोग? बिल्कुल सरल भाषा में समझिएगा एकदम। ये मत सोचिए कि हिंदी बहुत ही ये सही कर नहीं, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। अब जब ये बात आ गई तो इसकी एक बात और आती है, वर्णमाला। आप सुने होंगे, इसको अंग्रेजी में अल्फाबेट बोलते हैं, वर्णमाला। अब हम पूछेंगे, हम सोचेंगे कि वर्ण था है, वर्णमाला क्या है? तो कुछ वर्णों की व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है कि जैसे वर्ण दिया गया, यह अखंडित ध्वनि है, इससे इसका खंड अब हो नहीं सकता। जैसे अगर अ का खंड करेंगे तो अ का खंड नहीं हो सकता। तो जो ऐसे ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। और कहीं कहीं पूछ लेता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर लगाना होगा, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब बात आती है वर्णमाला है क्या क्या। वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। दो प्रकार के कौन कौन? प्रश्न आप अपने में बनाते जाइएगा,
कि हर जगह कहाँ से सर बोल रहे हैं और कहाँ से हमारा प्रश्न बन रहा है। बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ और बहुत ही ये है संगठित चीजें हैं, लेकिन यहीं से प्रश्न बन जाते हैं जो हमको समझ में नहीं आते। अब बस वर्णमाला का केवल इतनी बात है, इतनी बात आपको याद रखना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित का मतलब होता है कि पहले स्वर फिर व्यंजन। आप पढ़े होंगे आ आप सब लिखे होंगे, ई उ ए ओ अम आ। ये तो आपका स्वर हुआ। फिर इसके बाद आप जाके लिखते थे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ। इस तरीके से लिखना ही यही है वर्णों का व्यवस्थित समूह। बस यही है वर्णों का व्यवस्थित समूह। ये सब वर्ण हैं, इन्हीं के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा गया। यही दो प्रकार आपको बताए जा रहे हैं, एक है व्यंजन, एक है स्वर। पहला आता है स्वर। पहला आता है स्वर। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पहला वर्ण उसका स्वर ही होता है। इसलिए आप स्वर को देखिए, वही ध्वनि जो निकालता है वो, चाहे वो कहेंगे वायु उसके मुख से निकलता है, वो ध्वनि है। तो पहला जो वर्ण वो बोलेगा वो स्वर बोलेगा। तो स्वर किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती है। स्वर कहलाती है। बात आ गई यहां स्वतंत्र रूप से। बस यही मेन पॉइंट इसका याद रखिएगा। कोई भी परिभाषा में केवल एक ही की पॉइंट होती है जहां से आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगा। केवल यहाँ एक शब्द याद करना है कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, या स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। आप सोचिए स्वतंत्र रूप से क्या बात आ गई, जो स्वतंत्र रूप से, ये क्या बात है। कोई भी बात हम स्वतंत्र ही बोलते हैं, क बोल दिए, इसमें क्या दिक्कत है, क में कोई समस्या है नहीं, लेकिन है। अब देखिए स्वतंत्र रूप का अर्थ यहाँ ये है कि जैसे अ है, अ के साथ कोई भी और वर्ण नहीं आएगा, केवल अ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आप क बोलेंगे, क, जैसे ही हम क बोल रहे हैं उसमें अ का उच्चारण भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं, क आया ना, ख आया, आ रहा ना। तो इसका मतलब है कि क ख स्वर नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है, कोई और वर्ण आ रहे हैं साथ में। लेकिन अ जब हम बोल रहे हैं, तब कोई स्वर और कोई अलग से कोई और अक्षर या वर्ण नहीं आ रहे हैं। इसलिए अ ई जो है क्या है, ये स्वर है। अब देखिए हम केवल यहीं तक लिख रहे हैं, ऐसा क्यों। अब आप कहेंगे सर आप तो और भी होते हैं, एक ऋषि होता है, अ आ ई उ ए ओ री। अंग अह हम नहीं लिखे। सही बात यह है कि हिंदी में स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। आप ये बात नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछा गया है। 13 भी दिया जाता है। अंग अह को जोड़ देंगे तो 13 आप याद करेंगे और एग्जाम में आप गिन के आएंगे और लिख के आएंगे कि 13 होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत में 13 होते हैं और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इस बात को याद रखना होगा। और जैसे कैसे अ आ ई उ ए ओ और री, ये सब क्या है, स्वर है। ये 11 स्वर हैं। दो जो और अंग अह है उसको बोलते हैं अयोग वाह।
उसको बोलते हैं अयोगवाह। बाद में बताया जाएगा अयोगवाह होता क्या है। अभी केवल आप इतना जानिए, अयोगवाह में ए है, ये दोनों, इसको कभी कभी पूछा जाता है अब अयोगवाह होते कौन है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इन दोनों को भी रखा जाएगा, इन सब में रखा जाएगा, तो यही अयोगवाह होंगे। आप ये बात याद रखिएगा, स्वर जो होता है हिंदी में 11 होते हैं और 11 स्वर जो हैं आपके सामने है। इन स्वर को लिख लीजिएगा और स्वर की परिभाषा याद रखिएगा। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि स्वतंत्र जो है अस्वतंत्र है, इसके साथ कोई और वर्ड का जुड़ाव नहीं है, ये केवल स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। ये स्वतंत्र, इसमें हमें बोलने में वाई का कोई रुकावट नहीं है। लेकिन क में थोड़ा सा जोर देना होता है। आप बोलिएगा, जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वायु का कुछ न कुछ अवरोध हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें अवरोध नहीं होता है, स्वर में अवरोध नहीं होता है वायु का, जबकि व्यंजन में होगा। व्यंजन जो होगा उसको हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना बहुत है। सारे टॉपिक को एक बार आप लिखिएगा और उसमें प्रश्न जरूर बनाइएगा। कम से कम इन टॉपिकों में आपका 5 से 5 प्रश्न होने चाहिए। अगर 5 प्रश्न आप वर्ण से बना लेते हैं और एक प्रश्न भाषा से बना लेते हैं तो 5 3 8 प्रश्न हो गए। और मैं गारंटी देता हूं, अगर कभी वर्णमाला से या वर्ण से या आपका भाषा से कभी प्रश्न बना तो 8 प्रश्न के बाहर एक प्रश्न नहीं दे सकते हैं। ये हमारी गारंटी है, ये पूरे विभाग की गारंटी है, ये शिक्षा की गारंटी है। इसलिए आप केवल प्रश्नों, जब टॉपिक को पढ़िएगा तो प्रश्न बनाना जरूर उचित समझिएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक अगर सबको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर आप बताइएगा कैसा लगा आज का हिंदी का टॉपिक। और मैं सभी चीजों को बताया हूं कि यहाँ पर वर्ण, संधियां, लिंग, वचन, कारक, रस, अलंकार, ये सब बारी बारी से पढ़ाए जाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। आप केवल इन चीजों पे गौर करते चलिए। इसी के साथ धन्यवाद।